हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हाइपरटेंशन बीपी सिंपल भाषा में एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और क्यों होती है, ये कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। एक बात क्लियर कर दूं सेशन शुरू होने से पहले ही कि ये जो प्रॉब्लम है इसको रिवर्स किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, कुछ खाने पीने में चेंजेस करके, टू ए सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है ना, कि डैमेज वहां तक ना पहुंच चुकी हो कि जो इरिवर्सिबल, कई कुछ केसेस में इरिवर्सिबल डैमेज होती है तो वहां से वापस आना मुश्किल है, लेकिन फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ केसेस हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, होता क्या है। सिस्टोलिक और दो टर्म्स इसमें यूज की जाती हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। कि जो हमारा हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, हमें पता है कि हार्ट हमारा एक पंप की तरह काम करता है, वो पूरे शरीर में हमारे ब्लड पहुंचाता है। तो आर्टरीज और वेन्स, दो दो जगह ब्लड जो है वो बहता है ना। आर्टरीज में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लेके हार्ट के पास जाती है। तो जब आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करता है तो एक प्रेशर वो एक्सर्ट करता है आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे आप समझ लो कि कोई पाइप है, उसमें से पानी बह रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है पानी पाइप की सतह के ऊपर। तो उससे प्रेशर उसी तरह जब ब्लड हमारे आर्टरीज में से फ्लो करता है तो वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो इसमें टर्म्स हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का क्या मतलब है, ऊपर वाला जो, जिसे हम बोलते हैं कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना है, नीचे वाला कितना है, तो ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक बोलते हैं। मेजर्स का प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स, कि जब हार्ट धड़क रहा है तो वो प्रेशर क्या है। ठीक है। और डायस्टोलिक नीचे वाला क्या है, कि जब आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है तब प्रेशर क्या है। सिंपल सा है कि एक बार तो जब वो धड़क रहा है तो प्रेशर क्या है, एक बार जब वो रेस्ट पे है बिटवीन द बीट्स, तो जो इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो होनी चाहिए, और 120/80 है। 120 हमारा ऊपर वाला और 80 नीचे वाला। और इसको ज्यादातर आपने देखा होगा मरकरी एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसको मेजर किया जाता है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक भी आजकल आ गए हैं काफी बाजार में। ठीक है ना। तो एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करूं कि हमें, जितने भी लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें जरूर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पीरियोडिकली टेस्ट करवाते रहना चाहिए ब्लड प्रेशर को। ठीक है। ओके, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन अभी क्या है कि एक तो आप लेफ्ट साइड पे हार्ट की पिक्चर देख रहे हैं जिसमें ब्लड बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है, तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हार्ट को पेश आ रही, तो वहां पे जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। राइट साइड पे हार्ट को दिक्कत आ रही है आर्टरीज में पंप करने के लिए ब्लड को, हार्ट का ज्यादा प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आर्टरीज के अंदर कोई दिक्कत आ गई है। आर्टरीज के अंदर जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, या कोई ना कोई और दिक्कत के कारण, जिससे क्या होता है कि वो हार्ट को दिक्कत आती है और प्रेशर बढ़ाना पड़ता है जिससे कि वो ब्लड को पहुंचा पाए। इसी कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं कि टेंशन बढ़ गई है। टेंशन कैसे बढ़ गई है, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है उसको पंप करने के लिए। तो ये जो कुछ मेजर्स हैं हेल्दी, हेल्दी में क्या है, लेस देन 120 और लेस देन 80 अगर आपका है तो, अप टू 120 80 भी इट्स नॉर्मल। एलिवेटेड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 120 टू 130 और लेस देन 80। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, अभी जिसे हम बोलते हैं कि हाँ आपको दिक्कत आ चुकी है ब्लड प्रेशर की, और ये थोड़ा सा एज रिलेटेड भी है। वैसे हम कॉमन एक जर्नल पैरामीटर पे बात करते हैं। 130 टू 139 अगर है तो स्टेज 1 है, और 80 टू 89 है तो स्टेज सेकंड है। 140 और हायर है तो स्टेज 2 पे आ गया। और यहां से नीचे वाला जो डायस्टोलिक है 90 से ऊपर चला जाए, और नीचे वाला जो है ओवर 180, अब भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, तो वो है 180 से ऊपर, मतलब बहुत ही डेंजर जोन, इसमें किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जो हम प्रॉब्लम पे आ जाते हैं तो हमें उस रेंज पे हम पहुंच जाते हैं, और जिसे हम आसानी से बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। ठीक है ना, क्राइसिस में पहुंच चुके हैं हम इस स्टेज पे, अगर 180 से ऊपर चला जाता है।
तो रेगुलरली जो मैं बात की आपसे कि आपको मेजर करना है, पीरियोडिकली अपने ब्लड प्रेशर को जांच करवाते रहना है, वो इसलिए कि आपको पता चले, क्योंकि जो धीरे धीरे बढ़ता है और आपको सिम्टम नहीं आएंगे, तभी सिम्टम तब आते हैं बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी थोड़ा सा आपको बताएगी, सिर घूम सकता है आपका, है ना, वैसे ही आपका कुछ ना कुछ आपको सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एट ए वेरी लेट, मतलब अर्ली स्टेज ये सिम्टम्स नहीं आते, बहुत ही कम सिम्टम्स आते हैं, तो हमें चेक करवाना जरूरी है। तो वर्ल्ड वाइड अब देखते हैं कि 3 में से 1 अडल्ट जो है जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, 4 में से 1 प्री हाइपरटेंशन है उसे, कि उसका रिस्क फैक्टर बढ़ा हुआ है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और 5 में से 1 अनअवेयर है कि उसको हो चुका है, हाई हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये जो चीज है, ये हमें अगर हम चेकआउट रखते हैं, अगर हम अगर हम उसको मेजर करके रखते हैं, अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे, तो हम इन सभी फिगर में से बाहर आ सकते हैं। हर 3 में से 1 अडल्ट को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है पूरी दुनिया में। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो अभी इसके कारण क्या क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। हाई बीपी का फर्स्ट इज हार्ट अटैक, उसकी भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आपसे। अथीरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपको प्लाक जमना शुरू हो गया आपकी आर्टरीज के अंदर। स्ट्रोक हो सकता है, ब्लाइंडनेस और किडनी फेलियर। अभी हार्ट अटैक, तो जितने भी ये एक दूसरे से लिंक किए हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट को ब्लड का फ्लो रुक जाना। अभी वो साइलेंट तरीके से हो रहा है या धीरे 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 करके हो रहा है, जिसमें पेन आनी शुरू हो जाती है, वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब क्या है कि 4 चैम्बर्स में और डिफरेंट पार्ट्स हैं हार्ट के, तो वहां पे ब्लड का आना अचानक रुक जाए, तो हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अभी प्लाक का जमना, अथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि अंदर प्लाक जमना शुरू हो गया। कोलेस्ट्रॉल हाई होने की क्या का कारण है प्लाक जमने के, वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर प्लाक जमना शुरू हो गया, उसके कई कई आपको सिम्टम नजर आएंगे, जैसे सांस का फूलना, बड़ा एक कॉमन सिम्टम है। सांस फूलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा भी हम चलते हैं सांस फूलता है, एक कॉमन सिम्टम है कि हाँ आपको प्लाक जमना शुरू हो जाएगा, क्लॉटिंग होनी शुरू हो चुकी है, या कह लो अंदर से डिपोजिशन वो होना शुरू हो चुका है। स्ट्रोक, स्ट्रोक ब्रेन में भी होता है, वही है कि अचानक किसी पार्ट ऑफ द ब्रेन में फ्लड, क्लॉटिंग की वजह से, प्लाक जमने की वजह से, किसी भी कारण से वो आपका ब्लड का फ्लो रुक जाना, तो ये दिक्कत है जिसको स्ट्रोक लेके आती है। ब्लाइंडनेस अभी कैसे, अभी बहुत एक कॉमन केस हमारे यहाँ पे कॉमन टाउन में हुआ था जहां पे मैं रहता हूँ, कि एक पर्सन थे, वो ऑडिटर जॉब में थे, गवर्नमेंट के ऑडिटर सेक्शन में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, बहुत ही रिप्यूटेड बढ़िया जॉब थी, बट ही लॉस्ट हिज विजन ड्यू टू हाई बीपी, कि उसको हाई बीपी हुआ और अचानक आंखों पे उसका असर हुआ। क्या हुआ, क्या होगा कि जो आर्टरीज, पर्दे के पीछे वाली आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, बहुत ही बारीक होती है, उसमें से लीकेज ऑफ ब्लड होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज की वजह से भी और इसकी वजह से भी। अभी मैं एक पीछे भी टॉक सुन रहा था कि डायबिटीज इज द सेकंड रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन इंडिया आफ्टर कैटरैक्ट। मोतियाबिंद के बाद अगर कोई अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है इंडिया में, वो डायबिटीज है। और इसी चीज को मैं यहाँ पे लिंक करूंगा कि जो ब्लड प्रेशर है जब बढ़ जाता है, तो पर्दे के पीछे वो आर्टरीज है, उसमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है, और परमानेंट विजन लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इतनी ज्यादा चेक करने की जरूरत है हमें। किडनी फेलियर, किडनी का फेलियर तो हमें पता ही है, क्योंकि किडनी मेनली क्या करती है, जब उसकी बात करेंगे हम, डायरेक्ट पे पेशेंट को डालते हैं, जब हम डॉक्टर्स डालते हैं पिल्स पे, तो उसका क्या काम है किडनी का, कि उसने यूरिन के रास्ते आपके साल्ट को ब्लड में से और एक्सेसिव मटेरियल्स को निकालना है। तो जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ा रहेगा, बढ़ा रहेगा, बढ़ा रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो किडनी फेलियर होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखिए, प्रॉब्लम छोटी सी है, अगर हमने इग्नोर कर दी कि यार कोई बात नहीं, बीपी तो है, बढ़ जाता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कब वो कितना बढ़ के कितनी किस डैमेज कर देगा किस पार्ट को, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसको इग्नोर करना बहुत ही भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है, ठीक है ना।
तो ये सभी बीमारियां हैं जिसका मेन कारण जो है वो हाइपरटेंशन, हाई बीपी है। तो अगर आपके कहीं भी सराउंडिंग में कोई पर्सन ऐसा है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, तो अगर उसको ये कोई भी दिक्कत आ रही है या आने वाली है, अगर बीपी आपको पता है कि उसका बीपी बढ़ता है, तो आप उसे जरूर गाइड करें कि यू शुड टेक केयर, है ना। तो ये भी कुछ डाटाइज हैं आपसे, है ना। वो ही बात है जो बार बार हम कर रहे हैं कि 1 in 2 स्ट्रोक्स, 13% ग्लोबली जो डेथ हो रही है, 13% डेथ, अगर 100 बंदा डेथ पूरी दुनिया में मर रहा है तो 13% उसमें से ड्यू टू हाइपरटेंशन है। स्ट्रोक्स का कारण है, हार्ट अटैक्स का कारण है 2 to 5। तो मैं बार बार उस बात पे आपको लेके जाना चाहता हूं कि कैसे आप, मैं सिंपल भाषा में कहूं कि कैसे हम थोड़ा सा डर के ही इसको थोड़ा सा केयर करनी शुरू कर दें अपनी बॉडी की, अपनी अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर ले, थोड़ा डर ही जाए तो बेहतर है। क्योंकि डर जाएंगे तो, क्योंकि फियर फैक्टर एक काम करता है ना, डर जाएंगे तो थोड़ा अपना सैर करना शुरू कर देंगे, थोड़ा खाने पीने का जो हम इधर उधर कर देते हैं वो थोड़ा ठीक करना शुरू कर देंगे। तो किसी भी तरीके से आप करें, क्योंकि बहुत मेजर ये कंट्रीब्यूटर है डेथ्स में अक्रॉस द वर्ल्ड। दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। जो प्राइमरी है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन उसे बोलते हैं, और नो क्योर बट कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स किया जा सकता है इसको। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सबसे पहला वो आपको कहते हैं कि नमक बंद कर दो। आपने देखा होगा कि नमक को कम करो आप, और आपको डायरेटिक्स पे डाल। डायरेटिक्स क्या करते हैं, वो पिल्स होती हैं जो हमारी बॉडी से वाटर को बाहर निकालती हैं, जिसकी हेल्प से सॉल्ट और वाटर को बाहर निकाला जाता है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। तो सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट में सोडियम होता है। सोडियम एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इसका। और एक बात वो और करता है कि वो पोटाशियम को, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात भी करेंगे, पोटाशियम और सोडियम ऑल्टरनेट रहते हैं बॉडी में। अगर पोटाशियम बढ़ा हुआ है तो सोडियम कम होगा, अगर सोडियम बढ़ा हुआ है तो पोटाशियम कम होगा। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको सॉल्ट को बंद करना है, जो उसकी इंटेक को बढ़ाना है, तो सॉरी कम करना है इंटेक को, सॉल्ट बिल्कुल कम कर देना है खाना। 95% हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं वो प्राइमरी के होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, कॉज बाय किडनी डायलिसिस। जब डायलिसिस पे कोई बंदा चला जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है किसी कारण, तो उसमें फिर हाइपर बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, किडनी डैमेज, है ना, ट्यूमर, कैंसर, बहुत ज्यादा। सेकेंडरी में आप देखना होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उसमें भी थोड़ा सा बीपी की इशू आना शुरू हो जाता है। तो वो बाद में क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो मेन क्या है कि यहाँ पे दो चीजें की जाती हैं। एक डायरेटिक्स पे डॉक्टर डाल देते हैं, पिल देते हैं आपको, जिससे आपको एक्सेसिव यूरिन आता है, और आपको सॉल्ट पे ना जाने की सलाह दी जाती है। अभी कॉजेस की बात करते हैं। अभी ये ध्यान से सुनने वाली बात है आप सबकी कि कॉजेस क्या है। पहला है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसे हम एमएस बोलते हैं। एमएस एक ग्रुप ऑफ एबनॉर्मलिटीज हैं जो हमारी बॉडी में आ जाती हैं। सबसे पहला उसमें क्या है कि लिपिड अबनॉर्मल हो जाता है हमारा, लो एलडीएल और हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई एलडीएल हो जाता है, लो एचडीएल हो जाता है जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ब्लड शुगर हमारी बढ़ी हुई होती है, बैली फैट होता है, ओवरवेट होते हैं, हमारा बीएमआर 25 से ऊपर होता है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी, बीएमआर आपका, जो बीएमआई हम बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 से अगर ऊपर है, तो कैसे निकाल सकते हैं, जिन्होंने आपको कॉल किया है वो आपको बता देंगे कि बीएमआई कैसे काउंट करते हैं। इट्स वेरी इजी। तो अगर आप मोटे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एमएस की कैटेगरी में आ जाते हैं हम, एमएस में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और वन ऑफ द मेजर कारण है वो हाइपरटेंशन का। और वो बनता कैसे है, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन इनसेंसिटिविटी से। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। जब भी हम कुछ खाते हैं, पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है। वो इंसुलिन क्या करता है, हमारी जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है, फूड फूड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर लेके जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सेल्स में इतना ग्लूकोज जा चुका है कि हमारा इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा। अगर 10 एटम, मान लो 10 सेल्स या 10 एटम है यहाँ पे शुगर के, और 10 यहाँ पे हैं इंसुलिन के 10 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि वो 10 को अंदर भेजने के लिए इसको 20 पैदा करने की जरूरत पड़ रही है, 30 इंसुलिन पैदा करने की जरूरत पड़ रही है, 40। ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन से क्या होता है कि वो इंसुलिन काम करना, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आप डीप डाउन जाके देखेंगे ना, डीप डाउन, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, डीप डाउन अगर आप जाके देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन
कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो एमएस है वो लीड करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। अभी एक और भी है, इसमें हम आपको बता दूं थोड़ा सा। कई बार क्या होता है, एक नया टर्म आजकल यूज हो रही है, टॉफियों से बोलते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, स्किनी फैट भी टर्म यूज की जाती है। वो क्या है कि लोगों का विसरल फैट बहुत बड़ा हुआ है, ऊपर से तो बंदा देखने में पतला ही है, लेकिन उसका विसरल फैट है जो ऑर्गन्स के अंदर, जो लिवर के ऊपर है, जो एब्डोमेन के ऊपर है, जो वो फैट बढ़ा हुआ है, वो भी लीड करता है बहुत ज्यादा ओबेसिटी के कारण को, ओवरवेट को और इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अभी हाई आईआर रिजल्ट्स इन स्टिफनेस ऑफ हार्डनेस ऑफ हार्ट। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड। जैसे सर्दियों में पानी वाली पाइप आप अगर बाहर रह जाए सर्दियों में, तो आपने देखना सुबह उठ के वो कितनी हार्ड हो जाती है। तो जब वो हार्ड हो जाती है तो उसमें से जो, क्योंकि जब ब्लड बहता है तो वो मतलब फैलती भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, फैलती भी है कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। जितनी हार्ड होगी पाइप उतनी भी फैलेगी कम और कॉन्ट्रैक्ट भी कम होगी, फैलेगी भी कम, कॉन्ट्रैक्ट भी कम होगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा स्टिफ है आपकी आर्टरीज, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है। और दूसरा क्या करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, पोटाशियम की अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। शुगर, शुगर एक ऐसा, मतलब मैं बोलूंगा कि व्हाइट शुगर इज ए, मतलब मैं टर्म यूज करने वाला हूँ, स्लो पॉइजन है दोस्तों। जितना कम हो सकता है इसका इंटेक, प्लीज इंटेक को कम कर दें। ये बेसिक रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे। और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, जिसकी अब्जॉर्प्शन ही शुगर का इंटेक बंद कर देता है। अगर पोटाशियम आप डाइट से ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, बीट रूट को यूज करें, नारियल पानी पी रहे हैं, तो पोटाशियम तो आपकी बॉडी में जा रहा है, लेकिन वो अब्सॉर्ब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शुगर इंटेक इतना बड़ा हुआ है हमारी बॉडी का, इतनी ज्यादा चीनी हम यूज करें हर चीज में, हिडन शुगर इतनी ज्यादा है, इंसुलिन हमारा इतना ओवरवर्क हो चुका है कि पेनक्रियास थक चुका है हमारा इंसुलिन बना बना के। ठीक है ना? तो अभी आप थोड़ा सा अगर चेक करें तो सुबह से देखें आज तक, आज के दिन को ये चेकआउट कर लें, जितने भी हम पार्टिसिपेंट बैठे हैं, सुबह से अब तक कितनी हमने शुगर कंज्यूम कर ली, कितने कप चाय के पी ले, कितने बिस्किट खा लिए, कितनी मिठाई, कितनी ये वो क्या कुछ हम खाते हैं, हिडन शुगर। तो देखिए कितनी ज्यादा शुगर इनटेक हमारी हमारी फूड चेन में कितनी ज्यादा वो डीपली इम्बेब्ड हो चुकी है शुगर। ठीक है जी? तो ये हो गए कारण। पोटेशियम की डेफिशिएंसी मेजर कारण वन, मैंने उसको बात कर ही ली। स्मूथ फ्लेक्सिबल, जो प्लेट पोटेशियम का मेन कहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज है उसको वो बना के रखता है कि हमारी आर्टरीज वो नरम बनी रहे, इलास्टिक रहे, कि जैसे वो ब्लड फ्लो करता है तो वो फैल जाए और कॉन्ट्रैक्ट करें आसानी से। लेकिन अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो गई, आपकी फूड में इंटेक, आपने सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, आपकी डाइट में पोटेशियम नहीं है, आपने शुगर बहुत बढ़ा रखी है, आपका इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी। और पोटेशियम रिड्यूस करता है ब्लड क्लॉटिंग को। जो क्लॉट होते हैं, अगर पोटेशियम हमारी डाइट में सही है तो वो क्लॉटिंग को रोकता है। तो अगर पोटेशियम कम है तो रिस्क ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रोक का मतलब ही ये है कि वहां पे क्लॉट आ गया और फ्लो ऑफ ब्लड रुक गया। ठीक है ना? और दूसरा, अब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम को क्या रोकता है? इंक्रीज द लेवल ऑफ सोडियम। जैसे ही पोटेशियम हमारी डाइट में कम जाता है या अब्जॉर्प्शन कम होती है, तो सोडियम का लेवल हमारी डाइट में ऊपर जाता है। तो सोडियम जितना ऊपर जाएगा, पोटेशियम जितना नीचे जाएगा, आपको पता चल गया अब कि उससे दिक्कत होगी ही होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि यार मैं सब कुछ तो ठीक हो रहा है, लेकिन मेरा बीपी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। और नेक्स्ट इज विटामिन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, जो अगर हम कहेंगे तो हमारी डाइट में विटामिन डी है, क्योंकि एक्ट एज ए हार्मोन की तरह एक्ट करता है हमारी डाइट में। ठीक है? जो हमारा सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या हम मोटे हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर भी हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और अगर हमने डाइट में विटामिन डी को सही तरीके से, मतलब जो इसके सोर्सेज है नेचुरल, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो अगर हम वो लेते हैं तो हमारी जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक, वो नीचे आना शुरू हो जाए। तो 3-4 कारण मैं मेकली रिवाइज कर दूंगा आपसे। एमएस हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें पेट बड़ा रहता है आपका, विसरल फैट ज्यादा रहता है, ब्लड शुगर हाई रहती है, लिपिड्स आपके अब नॉर्मल रहते हैं और ओबीस होता है बंदा। सेकंड, उसमें हमने डिस्कस कर लिया इंसुलिन इनसेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका कारण मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी में बता दिया। तीसरा, पोटेशियम की डेफिशिएंसी। चौथा, विटामिन डी। अभी डाइट को थोड़ा हम ठीक कर लें, थोड़ा लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, एमएस से हम बाहर आ सकते हैं।
लिपिड से हम बाहर आ सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल जो हमारा ठीक हो सकता है। अगला है स्ट्रेस लेवल्स। आजकल तो ये कॉमन हो गया स्ट्रेस, है ना, बच्चों बच्चों को स्ट्रेस हो चुका है। परफॉर्मेंस एंजाइटी है, पता नहीं क्या किस तरह का स्ट्रेस है, भागम भाग है, कई तरह का स्ट्रेस है। जॉब्स ऐसी हैं कि वहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स हैं, तो वहां पे स्ट्रेस तो होना है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का, बीपी के बढ़ने का, स्ट्रेस का होना। लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में पैदा होते हैं जो बहुत डीप लेवल पे काम करते हैं और न्यू सेल्स को रीजनरेट करते हैं, हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। डोपामाइन रिलीज होता है, एसिटोसिन रिलीज हो, मतलब पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया हैप्पी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और अब अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आज अपने 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट दिए अपनी बॉडी को? आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन। या आज भी कोई ना कोई बहाना लगाया सुबह कि चल यार आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, आज थोड़ा ऐसे ही है, आज ये है वो है ना? सोचिए जरा, आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन कि क्या मैंने आज एक्सरसाइज की है? क्या कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ कुछ करने की कोशिश की है पूरे दिन में, 24 घंटों में? अगर नहीं तो हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो रिवर्स कैसे किया जा सकता है? सो एमएस की मैंने बात की आपको, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, कि नॉन रिफाइंड नॉन प्रोसेस्ड फूड पे जाके क्लीन डाइट लेके, घर का बना हुआ खाना, सिंपल भाषा में, इंसुलिन लेवल्स, हार्मोन बैलेंस, और रेगुलर एक्सरसाइज, सॉल्ट का इंटेक को हम कम कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम बढ़ा सकते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स को, मैं बेसिकली ट्रांस फैट्स और की बात करूंगा, जो जितने भी ये ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, इसको डाइट से निकाल दीजिए दोस्तों। सबसे बढ़िया काम अगर आप कर सकते हैं अपनी सेहत में, डाइट में, तो ये देखिए कि क्या आप शुगर और रिफाइंड ऑयल्स को निकाल चुके हैं अपनी डाइट से कि नहीं। अगर ये दो चीजें आप निकाल पाएंगे तो बहुत ज्यादा हद तक आप अपनी डाइट को सही कर पाएंगे। अल्कोहल का इंटेक रिड्यूस कीजिए, अवॉइड टोबैको, फिजिकली एक्टिव रहिए, कट ऑफ शुगर एंड शुगरी फूड, वो मैं बात कर चुका हूँ, वेजीज एंड सैलेड को ऐड करना हमने, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ठीक है ना? बेसिकली डाइट को ठीक करना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को ठीक करना है, ठीक है ना? और डाइट को ठीक करने के लिए कुछ चीजें अभी आपकी हेल्प करेंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करता हूं। तो ये रिवर्स की जा सकती है दोस्तों, इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर बीपी बढ़ा रहता है तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है, इन चीजों को अगर हम अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में हम ऐड ऑन करते हैं। तो उसमें जैसे डाइट में तो अभी आपको एक सोल्यूशन की बात करेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। तो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है हमारे पास न्यूट्रीलाइट, दुनिया का लीडिंग ब्रांड है, जो आपको ऑफर करता है ऐसे सप्लीमेंट जो आपकी डाइट में गैप है उसको हम फिल कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अभी हम सोल्यूशन पे आ चुके हैं कि सोल्यूशन क्या है। वन ऑफ द सोल्यूशन, कुछ चीज सोल्यूशन मैंने आपको पहले बताए, अभी एक बात करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको, ओमेगा 3 इसमें से वन ऑफ द बेस्ट जो ओमेगा 3 है वो आपको यहाँ पे मिलता है सैल्मन से और ड्राइव्ड है, और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। 32 बेनिफिट्स हैं इसके। सीएच बैलेंस हमारे पास है, जिसका अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर, तो ये सीएच बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस, जो लिपिड की बात मैंने की एमएस में कि लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, तो उसको हम बैलेंस बैलेंस आउट कर सकते हैं सीएच बैलेंस से। बहुत जल्दी इफेक्टिवली ये काम करता है। गार्लिक, गार्लिक में एलिसिलिन होता है जो अगेन कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और गार्लिक हमें वैसे भी पता ही है कि जिसको बीपी है तो लोग क्या करते हैं, वो सुबह उठ के वो लहसुन खाते हैं ना, गार्लिक को कंज्यूम करते हैं, पानी के साथ लेते हैं या वैसे जैसे भी आप इसको, ये जो गार्लिक है उसमें दिक्कत क्या रहती है, उसमें भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या रहती है कि वो स्टमक में अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन उसको इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होना चाहिए। तो इस पे गार्लिक में न्यूट्रीलाइट ने कोटिंग की हुई है, एंट्रिक कोटिंग, वो वहां पे इंटेस्टाइन में जाके अब्सॉर्ब होता है, जिससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। और लास्ट में विटामिन डी, जैसे मैंने बात की, विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है, जो अपर सिस्टोलिक है उसको कंट्रोल करता है। और जब हम शुगर को कम करते हैं और जो ग्रीन वेजीज है उसको इंक्रीज करते हैं, तो पोटाशियम इंक्रीज कर पाते हैं हम अपनी डाइट में। नारियल पानी में पोटाशियम होता है, बनाना में पोटाशियम है, आलू में भी है। तो अगर बैलेंस आउट करके हम ऐसी चीजें लेते हैं घर में बनाई हुई, नॉट रेस्टोरेंट फूड या जो भी हम बाहर का फूड जो लेते हैं उसको बंद करके, तो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं दोस्तों, ये आपको डेफिनेटली इस चीज को कंट्रोल करने में
ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पिल्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये था तो ये है लास्ट स्लाइड आपकी। सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड, क्योंकि जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है दोस्तों, है ना। तो अगर जितनी मेरी समझ थी, मैंने उस पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि आप समझ पाएं कि व्हाट आर द मेन रीजंस और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। वो है हार्ट। तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, बट इसका जो रोल है ना, वो कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहला ऑर्गन ही हार्ट बनता है, उसके बाद बाकी ऑर्गन डेवलप होने शुरू होते हैं। तो ये उस ऑर्गन से संबंधित है कि जिसने सारी उम्र हमारा ख्याल रखा, वो दर्द कब देता है, जब उसको नुकसान हम पहुंचाते हैं, है ना। तो कौन कौन सी चीजें पेनफुल रहती हैं जिनके कारण जे हमारे जो लाइफस्टाइल उसमें दिक्कत आती है, या जो हम खा कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा बिहेवियर है कि एनजाइटी, ठीक है ना, स्ट्रेस, और जो फूड हम इंटेक करते हैं, सबसे ज्यादा ऑयल्स। मैं तो कई बार कहता हूं कि जो समोसे बहुत स्वाद लगते हैं हमें मार्केट के, है ना, बहुत सारी और फ्राइड चीजें हैं जो मार्केट से लाते हैं, बट हम कभी उसकी कढ़ाई देखें कि उसमें तेल का रंग या तेल कैसा बन चुका है, तो वो ग्रीसी इफेक्ट देता है, तेल ग्रीस की तरह बन जाता है, क्योंकि वो फेंकते तो है नहीं। तो जो उसका प्रोडक्ट है वो तो बहुत टेस्टी है, बट जो उसकी कहते हैं ना रेप्रिकॉशंस हैं आने वाले समय में, जो चीजें हमें रिजल्ट देंगी, वो बहुत बुरी हैं। तो मेडिसिन जस्ट ए टेम्परेरी, और मेजर रोल है आपके लाइफस्टाइल और आपकी जो फूड इनटेक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो राहुल जी ने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस आज हमारे साथ शेयर की।